हेलो टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। यह एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, या हम यूं कहें कि किसी भी मटेरियल में, उस मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी जो उस मटेरियल से करंट को फ्लो होने से रोकता हो। सिंपल सी बात हमें हम यदि कहें तो ये कि किसी भी मेटल पे करंट को फ्लो करने को रोकने का जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नाम में ही दिख रहा है प्रतिरोध, जो रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये उस पदार्थ का गुणधर्म है। बात समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से। रेजिस्टेंस जो होता है, हमें यह तो समझ में आ गया कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। कैपिटल आर इसका सिंबल होगा रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए, और इसका यूनिट होता है ओम। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर बात है? तो आप बोलेंगे कि ये कहां से आया, तो इसको डिफाइन किया गया है बाय ओम्स लॉ, और वहां से हमें मिला R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो एक रिलेशन हमें जो मिलता है रेजिस्टेंस के लिए बाय ओम्स लॉ, वो ये होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, जहां पर V आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, और I का मतलब क्या है? करंट, जिसे आप सब जानते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा R इज इक्वल्स टू। लेकिन कभी भी जब हम R को डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसको ओम्स लॉ से डिफाइन नहीं करेंगे। एक्चुअल में हमने कहा कि R जो है वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो हम R को मटेरियल के हिसाब से डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने का जो तरीका होगा वो होगा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, जहां पर रो का मतलब होगा रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ जिसे हम बोलेंगे लंबाई, और A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल उस वायर का या फिर उस कंडक्टर का। तो यहां से फॉर्मूला जो बनेगा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ये है इसको मेन डिफाइन करने का फॉर्मूला। क्लियर बात है? यहां से हमें पता चलता है कि लंबाई और क्षेत्रफल ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी चीज के, किसी एलिमेंट के, लेकिन ये जो रो जो है ये है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बेसिकली रेजिस्टिविटी के कारण ही रेजिस्टेंस पैदा होता है। जो गुणधर्म है, जो करंट को रोकने का जो गुणधर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और उसी के कारण क्या जनरेट हुआ? हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर बात है? यहां से जो रेजिस्टिविटी होगा इसका यूनिट बनता है, हम यहीं से ही इसको ट्रांसफर करके यदि हम निकालते हैं तो ये बनता है ओम मीटर। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो वो होता है ओम मीटर, जबकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? केवल ओम होता है। क्लियर बात है? तो सबसे पहले हमें यह फॉर्मूला समझ में आया कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए है, तो यहां से हम निकालेंगे कि R की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, मींस R डिपेंड किस पर करता है। अब जनरली यह बोला जाता है क्या हम वोल्ट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहां से क्या दिखता है? R इज इक्वल्स टू V अपॉन R, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, मतलब R समानुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे हम। R की डिपेंडेंसी कभी भी इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। R की डिपेंडेंसी आप हमेशा इस फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर बात है? तो R जो है डिपेंड करता है किस पर? लेंथ पर। मींस आप बोल सकते हो कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी का, ये रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी जो होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है सभी मटेरियल के लिए, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसीलिए हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। और रेजिस्टिविटी जो है, चाहे आप छोटा सा लो या बड़ा सा लो, मान लीजिए हम बात करते हैं एक छोटा कॉपर वायर,
इसकी रेजिस्टिविटी जितना होगी, आप 2 किलोमीटर लंबा कॉपर वायर लोगे उसका भी रेजिस्टिविटी उतना ही होगा। जैसे कि आप डेंसिटी की बात करते हो, किसी मटेरियल का डेंसिटी फिक्स होता है, वैसे ही हम बात करते हैं उसका रेजिस्टिविटी भी फिक्स होता है। क्लियर बात है। लेकिन उसके लंबाई और क्षेत्रफल के कारण उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा होते रहता है। सो आर डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी पे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके लेंथ पर, लंबाई पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके क्षेत्रफल पर। इसके अलावा, इस तीन के अलावा आर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर में भी ध्यान रखने वाली दो बातें हैं कि अगर एक कंडक्टर हुआ और दूसरा इंसुलेटर हुआ, मतलब हम बात कर रहे हैं चालक की और कुचालक की। चालक का केस यदि होगा, कंडक्टर का केस होगा, तो आर जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। क्लियर बात है। समानुपातिक तौर पर बढ़ता है, मतलब तापमान बढ़ाने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। कब? जब चालक का केस होगा। लेकिन कुचालक के केस में यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। क्लियर बात है। यहां पे उल्टा काम करेगा, विलोमानुपाती होगा, लेकिन चालक के केस में वो समानुपातिक तौर पर होता है। तो ये तो था रेजिस्टेंस, और वो किस पर डिपेंड करता है। बेसिकली रेजिस्टेंस में आपको इन चीजों को जानना है। इसके अलावा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं यहां से कि आर जो है एल पे डिपेंड करता है, आर इनवर्सली डिपेंड करता है उसके एरिया पर, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो किस तरीके से होते हैं देखते हैं। क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक इसमें से पूछा जाता है कि यदि किसी रॉड का, मान लीजिए हम बात करते हैं एक रॉड है, इस रॉड का लंबाई है एल और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, हम इसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए। कुछ इस तरीके से इसकी रेजिस्टिविटी मान लीजिए दिया गया है रो। तब की केस में इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा रो एल अपॉन ए। यहां तक तो क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डिफरेंट वो ये है। पहला क्वेश्चन ये कहा जाता है यदि इस रॉड का जो लंबाई है उसे 2 गुना कर दिया जाए, जो रॉड की लंबाई को यदि 2 गुना कर दिया जाए तब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, या उसके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर बात है। सीधा सीधा यही कहा कि मान लीजिए ये जो मार्कर है इतना लंबा जो दिख रहा है, बस इसको मैंने डबल कर दिया, अब ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। तब के केस में रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। बाकी चीजों के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। तो आपको पता है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो इसके अकॉर्डिंग आप नया आर यदि निकालोगे, आर डैश विच इज इक्वल्स टू रो, ये तो फिक्स रहता है, लंबाई को बोल रहा है। आप कुछ ऐसा लिखोगे नया फॉर्मूला, अगर डैश वाला है तो डैश डैश से रिप्रेजेंट करूं तो रो कॉमन रहेगा, लंबाई जो है डबल हो जा रहा है तो ये हो गया 2l, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा। इसने सिर्फ कहा लंबाई को बढ़ा दिए, मतलब जितना मोटा वायर था उतना ही मोटा वायर और जोड़ दिए। तब की केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा जैसा पहले था। इस कंडीशन में ए डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ए। तबके के हिसाब से आप देखिए, इस 2 को यदि आप कॉमन निकाल ले तो रो एल अपॉन ए, और इतने को ही तो हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। दिस मच इक्वल्स टू हो गया 2 टाइम्स आर। तो नया रेजिस्टेंस जो निकला वो पहले का क्या हो गया, डबल। मतलब ये सार समझ में आता है कि यदि हम किसी भी कंडक्टर का या किसी भी वायर का लंबाई यदि हम डबल कर देते हैं तब की कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपातिक होता है। मींस जब लेंथ बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। पहला बात। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है यदि उसका डाया जो था उसको हाफ कर दिया जाए। क्वेश्चन बोलेगा कि यदि हम उसके त्रिज्या को आधा कर दें, या बोलेगा कि उसके व्यास को आधा कर दें, तब का कंडीशन क्या होगा। अब हमें यह पता है कि ये रॉड सर्कुलर है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, या डी के टर्म्स में मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है एरिया के लिए। तो पहले का फॉर्मूला ये रहेगा। अब डैश मतलब नया वाला, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और नया डी की जगह पे हमारा क्या मिल रहा है, डी बाई 2, तो ये हो जाएगा डी बाई 2 का स्क्वायर। सो विच इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन, ये 4 का 4 था, इसके साथ साथ ये क्या हो गया 1 बाई, ये 2 जो है उसका स्क्वायर होगा तो 1 बाई 4 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस 2 के चलते 1 बाई 4 आया, बाकी तो एज इट इज है।
मतलब हम ये कह सकते हैं दिस मच इज इक्वल्स टू, इस टोटल वैल्यू को मैं क्या मान रहा था, a, तो ये हो जाएगा a और उसके साथ में है डिवाइडेड बाय में 4। अगर उसके त्रिज्या को या फिर व्यास को आधा करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना का इफेक्ट पड़ता है, चौथाई का। मतलब इसको हम आधा कर रहे हैं तो ये एक चौथाई कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला क्या मिलेगा, आर डेस इक्वल्स टू रो एल। सेकेंड कंडीशन में मैंने कहा केवल व्यास के बारे में बात किया, हमने इसके बारे में लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा कि लंबाई कम होगा कि ज्यादा होगा। तो लंबाई एज इट इज रहेगा, लेकिन नया क्षेत्रफल हो जाएगा ए डेस। दिस मच इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए डेस का वैल्यू होगा a बाई 4। ये बाई 4 को मैं ऊपर लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, और ये टोटल जो वैल्यू था ये तो मेरा एग्जैक्टली r के बराबर था, तो r इंटू 4 हो गया, ये r डेस इज इक्वल्स टू 4r। मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, यदि आप उसके व्यास या त्रिज्या को आधा करोगे तो नया रेजिस्टेंस जो मिलेगा उसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, आप इसको कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से, क्योंकि R क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। मतलब एरिया का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसा वैसा रेजिस्टेंस का मान घटेगा, और यदि एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। तो यहां पे एरिया क्या हो रहा था, घट रहा था, इसलिए रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका यहां जो पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये बोलेगा कि यहीं पर यदि किसी वायर को स्ट्रेच करके उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि वायर को स्ट्रेच किया जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि यही रॉड है मेरे पास और इस रॉड को खींच के मैं इसका लंबाई का डबल कर दूं। क्लियर बात है? इस कंडीशन में लंबाई डबल हो रहा था, मतलब ये इतना ही मोटा वायर था, उसी में उतना ही मोटा वायर उतना ही लंबा का जोड़ दिया, तो क्या हो गया, टोटल लंबाई डबल। लेकिन अभी का केस क्या बोल रहा है कि इसी को खींच के हम डबल कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी मटेरियल का आयतन तो समान होगा, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, क्षेत्रफल गुणित लंबाई। आपको ये तो पता ही होगा कि आयतन बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है? तो अब इसको मैं इतना बड़ा रखूं या इसको खींच के छोटा करूं, लंबा करूं या कंप्रेस करके छोटा करूं, आयतन तो फिक्स रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं लंबाई को डबल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लंबाई को डबल कर दे रहा हूं, खींच के डबल कर दे रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए पहला आयतन इतना था, तो सेकेंड कंडीशन में आयतन के लिए v रखने के लिए ही क्या जरूरी है कि अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं तो एरिया को मुझे आधा करना पड़ेगा, तभी तो ये 2 और 2 कट के v के बराबर ही होगा, क्योंकि आयतन तो समान है। इसीलिए क्या होता है, तो इस कंडीशन में जब स्ट्रेच करके करते हैं तो लंबाई जो होता है वो तो डबल हो जाता है, नो डाउट, लेंथ जो रहता है वो डबल हो जाता है, लेकिन नया एरिया जो होगा वो भी पहले वाले एरिया का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बहुत ज्यादा मिस्टेक यहां पे ये आता है क्योंकि आपने यहां पे हाफ वाला कंडीशन इसको देखा था कि उसके त्रिज्या हाफ हो जाता है, उसका जो डायमीटर है वो हाफ हो जाता है, जिसके कारण एरिया में कितना चेंजेस आया था, 1/4 का। लेकिन यहां पे 1/2 का है, ध्यान रखेंगे इस बात को, यहां पे 1/4 नहीं है, क्योंकि आयतन समान रखने के कारण क्या होगा, जब लंबाई को आप डबल करोगे तो क्षेत्रफल अपने आप उसका आधा हो जाएगा। कब? जब आप खींच के उसको लंबा करते हो। क्लियर बात है? तो इस कंडीशन में यदि आपको नया आर निकालना होगा तो वो हो जाएगा एल डेस अपॉन ए डेस, तो दिस मच इक्वल्स टू रो, नया एरिया है, सॉरी लेंथ है 2l और नया क्षेत्रफल है a/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और रो एल बाई ए तो पहले से r है तो ये हो जाएगा पुराना r। तो इस टाइम में भी आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा पहले के रेजिस्टेंस की तुलना पे। इस कंडीशन में भी वही सेम आंसर आया था, लेकिन इसमें क्या था, लंबाई फिक्स था। यहां पर क्या कर रहे थे, सेम वायर है, उसमें नया कुछ नहीं जोड़े, उसी को खींच के डबल किए थे, इसलिए यहां पर भी रेजिस्टेंस जो है वो 4R होगा। तो मेनली ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेजिस्टेंस को लेकर। क्लियर बात है? अब इसमें हो सकता है कि आपको लेंथ या एरिया या आर इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आपको दे दे, पर कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। क्लियर बात है? तो जो भी एल ए का वैल्यू देगा आप पुटअप करेंगे और इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद है ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। एक और बात रह गया था वो ये
कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंसुलेटर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे एक और बातें जो है आपको जाननी चाहिए वो ये है कि किसी भी टेम्परेचर में रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस तो चेंज होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा RT मींस किसी भी टेम्परेचर में रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R0, स्टार्टिंग में उसका जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस जितना था इनटू 1 प्लस अल्फा T। ये T है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर जितना होगा ये होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं T इज चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में जो अंतर रहेगा। स्टार्टिंग बोलेगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में था, बाद में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो जो दोनों का जो डिफरेंस होगा 90, वो आपको यहां पे यूज करना है। ये सेम फॉर्मूला सिर्फ R की जगह पे आप L यूज करते हो या फिर एरिया यूज करते हो, ये आपको एक्सपांशन ऑफ सॉलिड जो हीट एंड टेम्परेचर का जो यूनिट होता है आपका सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में, वहां पे आपको पढ़ना होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है जहां पर ये जो अल्फा जो है ये है कोफिशिएंट्स ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए, कि टेम्परेचर के हिसाब से उस मटेरियल का कितना उसमें रेजिस्टेंस में चेंजेस आता है, ये फिक्स होता है उस मटेरियल के हिसाब से। तो किसी भी टेम्परेचर में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें भी अगर अल्फा का जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव है, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? कंडक्टर की। यदि अल्फा का वैल्यू नेगेटिव है मतलब वो बात कर रहा है इंसुलेटर का। मतलब अगर इंसुलेटर का केस होगा तो आपको यहां पे नेगेटिव डालना है, अगर कंडक्टर का केस है तो आपको इस फॉर्मूले में यहां पे पॉजिटिव डालना है। क्लियर बात है? या आप सिंप्लीफाई कर रहे होते हो, फाइनल आंसर आपका यदि पॉजिटिव आता है मतलब वो कंडक्टर है, फाइनल आंसर अल्फा के लिए यदि हम बात कर रहे हैं अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। तो कहीं कहीं यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल जो ये था कि आपको पता है कि वायर जो होंगे, अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे वो मोटा होगा मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब हम ये चाहेंगे कि आपका जो हाउस होल्ड सर्किट जो होगा वहां पे जो वायर यूज होते हैं वो ज्यादा मोटा होना चाहिए। मतलब ये ऐसा मोटा वायर यूज होना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस कम होगा तब की कंडीशन में करंट ज्यादा फ्लो होगा ऑब्वियसली। लेकिन आजकल के जो वायर आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे वायर मिलके एक मोटा वायर बना होता है। मतलब डायरेक्टली एक सिंगल वायर ऐसा नहीं देके वो पतले 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 वायर को एक साथ इंसुलेट करता है और ऐसा वायर यूज करता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है कि इस कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये ऐसा अलग अलग कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं, मींस पतले पतले वायर को एक साथ क्यों यूज कर रहे हैं? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये बात आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे मुझे बताइए। जिनको आता है वो भी बताइए और जिन्हें नहीं आता वो भी बताइए ताकि मैं उनको सही जवाब दे सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।